हम लोग जो कहते हैं कि गांव देहात में जो कुछ बिगड़ेल साढ़ होते हैं, छुट्टे साढ़ होते हैं, तो वही आज के राजनीतिक या जो अधिकारी हैं, राजनीतिज्ञ कहें, जो मंत्री विधायक हैं या जो अधिकारी हैं, छुट्टे साढ़ बन गए हैं। तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमने होश संभाला, देखा कि वास्तविकता में ये है नहीं। जिनको हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो लोग नवाब बन जाते हैं, खुद को नवाब समझने लगते हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ संशय है, शंका है, क्योंकि पिछले जो वक्तव्य हैं और जो माहौल है उसको लेकर के, क्योंकि मानसून सत्र में ही उन्होंने बयान दिया था कि हम इसके लिए उप समिति बनाएंगे। बचपन से हमारा बाबूजी, जब हम खेलने जाते थे तो हमारे बाबूजी एक कहावत कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अभी 2022 में हमको ये पता चला कि पढ़ने लिखने से नवाब बनिए ना बनिए, लेकिन अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो कई नवाबों के नवाबी झाड़ दीजिएगा। आप पढ़ लिख लीजिएगा, आरटीआई करने सीख जाइएगा, लिखना पढ़ना सीख जाइएगा, तो कई नवाबों के नवाबी झाड़ दीजिएगा। हम ये समझ पाए। हमारे साथ अभी सुनील दा है। सुनील महतो झारखंड में परिचय के मोहताज नहीं है। अभी वर्तमान में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक मामला जो ऑफिस प्रॉफिट का आया, खुद के लिए जो खनन पट्टा लिया गया, उस मामले में और ऐसे कई मामलों में ये लगातार आरटीआई करते रहते हैं। राज्य के भ्रष्टाचार को झारखंड के पटल पर लाकर प्रदर्शित करते हैं। हमारे साथ सुनील दा है। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार हमारे चैनल। ये तो कहावत आप सही कर दिए कि मतलब एक कहावत जो था उसको थोड़ा सा बदल दिए हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन उसमें तो आप उसको बदल दिए हैं, नवाबों की नवाबी आप झाड़ दे रहे हैं, आप खुद नवाब नहीं बन पा रहे। देखिए, नवाब बनने का शौक तो न मुझे कभी रहा है न कभी होगा। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जो शासन में जो हम लोग पढ़ते रहे हैं, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमने होश संभाला, देखा कि वास्तविकता में ये है नहीं। जिनको हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, वो लोग नवाब बन जाते हैं, खुद को नवाब समझने लगते हैं। तो 2005 से पहले तक, इसके पहले तक कोई ऐसा कानून नहीं था जनता के पास। उसके पहले तक जितने भी कानून हैं वो जनता के ऊपर ही लागू होते हैं और जनता को इनका पालन करना पड़ता था। नवाबों के फेवरे में रह जाता था। और वहाँ नवाबों के वो जो राजा, जो आज के तक जो आधुनिक राजा हैं, उनके ही पक्ष में रहा करता है, क्योंकि उनके पक्ष में शासन तंत्र है, व्यवस्था है, सवाल हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन ये एक ऐसा कानून आया, सूचना का अधिकार कानून, जिसमें हम एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति वो सवाल उठा सकते हैं जो कि एक विधायक विधानसभा में या एक सांसद संसद में उठाता है। हम ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक से सवाल पूछ सकते हैं, वहां से दस्तावेज निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक अधिकार है, जनता के पास आया है और उसका उपयोग मैं प्रारंभिक सूचना का अधिकार कानून के प्रारंभिक दिनों से ही कर रहा हूँ और उसके सुखद नतीजे भी देखने को मिले हैं। मतलब ये स्पष्ट है, नवाबों की नवाबी कम की जा सकती है आपके उस हथियार का। ये इसको कहें हम कि एक जो लगाम कहें, जो हम लोग जो कहते हैं कि गांव देहात में जो कुछ बिगड़ेल साढ़ होते हैं, छुट्टे साढ़ होते हैं, तो वही आज के राजनीतिक या जो अधिकारी हैं, राजनीतिज्ञ कहें, जो मंत्री विधायक हैं या जो अधिकारी हैं, छुट्टे साढ़ बन गए हैं। तो उन पर नकेल कसने को, उनके लगाम लगाने का एक सबसे बड़ा अचूक हथियार है। हम आरटीआई के माध्यम से उनको हम लगाम लगा सकते हैं। अभी एक मामला बड़ा बाहर आया, आपको लोगों ने सुना, देखा, ऑफिस प्रॉफिट वाला मामले में मुख्यमंत्री से ज्यादा लोग आपको सुनना चाह रहे थे कि आप क्या बोलते हैं इस मामले में, क्या है वो मामला? देखिए, मामला साधारण सा मामला है कि मुख्यमंत्री रहते हुए, पद पर रहते हुए, उन्होंने स्वयं खान मंत्री होते हुए भी, स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए भी, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने अनगढ़ा में 88 डिसमिल का एक खनन लीज जो है अपने नाम पे करवाया। आपको कैसे पता चल गया? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे पहले से थी ही कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का क्रशर चलता है। वो पिछली सरकार की बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने ये लिया है। ये दस्तावेज खंगालते खंगालते मुझे कहे कि राज्य सरकार के ही जो पोर्टल से मुझे इसकी जानकारी मिली कि हेमंत सरकार ने वहाँ पे लीज कराया है, वो 2021 में। कब आरटीआई किए थे आप? नहीं, इस मामले पर आरटीआई तो हमारा पुराना था, लेकिन इस पर आरटीआई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और चूंकि आरटीआई करने पर भी इसमें दस्तावेज नहीं मिलते, क्योंकि राज्य सरकार के जितने भी यहाँ पे
जो पोर्टल हैं, सारी जगह से इसके दस्तावेज जो है डिलीट कर दिए गए थे। अच्छा। तो इसके दस्तावेज मैंने केंद्र सरकार से मंगवाया। तो केंद्र सरकार जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उन्होंने जो भेजा था, जो दस्तावेज 109 पन्नों का जो इन्होंने दस्तावेज भेजा था, उसमें ये सारे दस्तावेज थे। तो उसी RTI करके मंगाए। हाँ। अचानक अभी वो आप तो पहले उस पे किए थे ना RTI, कब किए थे RTI, कब जवाब आया? किसका लोग? ये ऑफिस प्रॉफिट वाला। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला तो एक मुद्दा बाद में बना, लेकिन मैंने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के नहीं किया था। मैंने तो ये इसके दस्तावेज को लेकर के, ये सब जनवरी की बात है सर। ये फिर आप न्यायालय भी गए थे? हाँ, न्यायालय भी गया हूँ, मामला लंबित भी है अभी, वो भी अभी तक मामला वही है? लंबित है। और इस बीच में मामला जो चुनाव आयोग में गया, तो चुनाव आयोग से ये निर्णय आया है जो राज्यपाल के यहाँ है, जिसका लिफाफा अभी तक शायद नहीं खुला है। तो ऐसे और लोग होंगे, और विधायक मंत्री जो इस तरीके के भ्रष्टाचार या जनता के गाड़ी कमाई का इस्तेमाल करते होंगे? सिर्फ मुख्यमंत्री है? इस तरह के बहुत से हैं। एक और मंत्री का मामला जो चुनाव आयोग में लंबित है, जो मिथिलेश ठाकुर का है। और भी विधायक हैं जिन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में गलत एफिडेविट जो सूचना छिपाने का काम किया है, जो कि जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जो सूचना छिपाने का काम जो है वो एक आपराधिक मामला बनता है और उस पर चुनाव आयोग भी कार्रवाई करेगा। तो मैंने 3 विधायकों का मामला भेजा हुआ है। मंत्री जी का क्या मामला है? मंत्री का मामला है कि उन्होंने वो ठेकेदारी करते थे अपनी कंपनी में, अपने पार्टनर भी थे उस कंपनी में, और उन्होंने जो काम लिया हुआ था वो लंबित था, पूरा हुआ नहीं था, जो आज के समय में भी लंबित है। और चुनाव उन्होंने लड़ा था और इसकी सूचना उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में छुपाया हुआ था। और विपक्ष के लोग भी होंगे इस तरीके के जो पहले सरकार में थे? ना, बिल्कुल है, विपक्ष के लोग भी हैं, लेकिन ये सवाल हमारे पर उठते हैं कि विपक्ष क्यों नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो भी सत्ता में होती है, चाहे जेएमएम हो या बीजेपी हो, पिछली सरकार में अगर आपने देखा होगा कि रघुवर दास की सरकार में जेएमएम वाले जितना मुद्दों को नहीं उठा रहे थे, मैं उठाता था। इस सरकार में आज जेएमएम सत्ता में है, तो मैं सत्ता पक्ष के जो मंत्री और विधायक है उन पर मैं सवाल उठाता हूँ, क्योंकि आज सत्ता में वो है, निर्णय उनको लेना है, काम उनको करना है, दबाव उन पर बनाने की जरूरत है। हाँ, सवाल तो सत्ता से ही होता है। हाँ, तो इसलिए है। और जब बाकी लोग भी, जब ये बीजेपी वाले भी जब सत्ता में आएंगे, तो सबसे पहले सवाल पूछने वाले सबसे पहले मैं खड़ा मिलूंगा। सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कर दिया है, उसको कैसे लेते हैं? देखिए, अगर इन्होंने प्रस्ताव पास किया है तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ संशय है, शंका है, क्योंकि पिछले जो वक्तव्य हैं और जो माहौल है उसको लेकर के, क्योंकि मानसून सत्र में ही उन्होंने बयान दिया था कि हम इसके लिए उप समिति बनाएंगे जो स्थानीय नीति का अध्ययन करेगी। बजट सत्र में उन्होंने बयान दिया था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बन सकती है, अगर हम बनाएंगे तो कोर्ट खारिज कर देगा। तो ये आनन फानन में इनको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? और अगर लोग तो ये कहते हैं कि भाई सरकार गिरने वाली है, उस डर से उन्होंने किया है। खैर, जैसे भी हो इन्होंने किया है, तो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने कम से कम ये काम तो किया है, लेकिन इसको हाँ बिल्कुल, लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके न रखें। इसको जल्द से जल्द के विधानसभा से प्रस्ताव को जो है चर्चा करा करके पारित करें और केंद्र सरकार के यहाँ भेजे, फिर संसद में पास हो, फिर नवीं अनुसूची में जाए। लेकिन उसके साथ ही अगर सरकार की मंशा सही होती तो मुझे लगता है कि संकल्प जारी करके भी तत्काल प्रभाव से स्थानीय नीति का लाभ जनता को दे सकती, उसके बाद नवीं अनुसूची में भेजने के लिए कवायद अपना जारी रखती।